गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, चैप्टर के नाम से ही हमको पता पड़ रहा है कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक लेवल पर हमारे लिए जानने ज़रूरी हैं। हालांकि जो नया सिलेबस है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया है, उसके अंदर पूरी डिटेल नहीं है, या हम यूँ कह दें कि कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है। फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जो पहले हम ये देखें कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर क्या चेंज किया गया है, उसको हम देखें। देखिए, ये वाला जो पार्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप देखिए जनरल इंट्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, केमिकल रिएक्शंस हैं, स्टोइक्योमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइक्योमेट्री। सिलेबस हालांकि ग्रुप के अंदर डाला जा चुका है, फिर भी इसको एक बार देखना ज़रूरी था। दूसरी बात, अब इसमें से इस चैप्टर के अंदर से रिमूव क्या हुआ है उसको हम देखें, है ना। तो जो रिमूव हुआ है पार्ट, उस पार्ट को भी अब ये जो पार्ट है पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, आप देख रहे हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी ये भी रहेगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेसिक नॉलेज हमारे पास हो, तो कुछ चीज़ें हम रिवाइज़ कर भी लेंगे जो कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी हैं और 10th के अंदर भी पढ़ी हुई हैं, है ना। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों, केमिस्ट्री मैटर से रिलेटेड है और मैटर ही एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक मैटर है वो दूसरे मैटर के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। फिज़िकल चेंज, जिसमें जो बेसिक कंपोजिशन या आइडेंटिटी है मैटर की वो चेंज नहीं होगी, फिज़िकल स्टेट ही चेंज होगी, तो वो फिज़िकल कन्वर्जन या फिज़िकल चेंज होंगे। और केमिकल चेंज के अंदर आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। हमारे लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है सीधे सीधे हमारी लाइफ से रिलेटेड है, यानी हमारी लाइफ और उसके स्टैंडर्ड को अफेक्ट करती है। तो जब हमारे पास में ये बेसिक नॉलेज होगा तो इसी नॉलेज के बेसिस पर हम अगला कुछ नया कंपोजिशन करते हैं या नया कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो हमारा पहले का नॉलेज है वो उसमें हेल्प करता है ताकि हम उसमें आगे बढ़ पाएँ। तो आने वाले टाइम में जो स्टैंडर्ड लाइफ का अगर बढ़ाना है तो टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, हालांकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि मैटर को मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर के भी दो टाइप हैं, एक तो होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। और मिक्सचर के भी दो टाइप हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, वापस हम प्योर सब्सटेंस पर आते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से दोनों ही प्योर हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एलिमेंट्स जिनके अंदर केवल एक ही तरह के एटम्स मिलते हों, या हम यूँ कह दें कि उनके एटॉमिक नंबर सेम हों, सबके मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, यानी जिनके एटॉमिक नंबर सेम हैं, अगर वो ही उस मैटर के अंदर या सब्सटेंस के अंदर अवेलेबल हैं तो हम बोलेंगे वो प्योर है और एलिमेंट है। दूसरी तरफ है कंपाउंड। कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा, और जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझें। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हमने एक जार के अंदर ली, इसी तरह से
ऑक्सीजन गैस है, दूसरे गैस जार के अंदर ली। तो ये जो दो गैस जार हमने लिए हैं उनके अंदर प्योर सब्सटेंस हैं और ये दोनों एलिमेंट्स हैं। तीसरा जार हमने लिया, उसके अंदर वाटर की वेपर है, या सिंपली हम बोलते हैं वाटर लिया हुआ है। तो वो भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है बल्कि कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप उसका एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल निकाल करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये अपने आप में प्योर सब्सटेंस है लेकिन कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो कंपाउंड्स होते हैं जिन पेरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं उनके अंदर उनके पेरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। ठीक है। कैसे, इसको समझो। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हम उसको जलाते हैं, पॉप साउंड के साथ जलती है। ऑक्सीजन गैस जलने में हेल्प करती है, लेकिन उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना वाटर, पानी, अगर आग जल रही है तो उसको बुझाने के काम में आता है। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लें, सोडियम मेटल। आपको पता है पानी में डालते हैं आग लग जाती है, तो सोडियम मेटल अपने आप में एक एलिमेंट है, खतरनाक एलिमेंट है, मेटल है। दूसरी तरफ क्लोरीन गैस, ये नॉन मेटल है और सफोकेटिंग स्मेल वाली होती है। ज़्यादा अगर कोई स्मेल कर ले तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बेहोश हो सकता है वो, है ना। तो ये सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एलिमेंट्स हैं और दोनों ही खतरनाक हैं। तो ये हम इनको चख भी नहीं सकते हैं और हमारी बॉडी के कांटेक्ट में भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है सोडियम क्लोराइड, यानी टेबल सॉल्ट, यानी खाने का नमक। इसको तो हम रोज़ ही खाते हैं और ये कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी है और ना ही क्लोरीन की प्रॉपर्टी है ना। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मिक्सचर हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर में आपको पता है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। पानी के अंदर नमक मिला लो और उसको हिला लो, पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये क्या बना, एक सॉल्यूशन, और इसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं। पानी में शुगर का सॉल्यूशन, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा। या एयर जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर की वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी गैसेज हैं, तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है और इसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट। जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिला दो तो सस्पेंशन बनेगा, या चॉक पाउडर मिला दो सस्पेंशन बनेगा, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, है ना। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक बात और है, फिजिकल स्टेट्स में आप लोगों को पता है सॉलिड है उसको हीट करते हैं तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, फर्दर हीट करते हैं तो वो गैसियस या वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। रिवर्स, अगर आप कूल करोगे, गैस को कूल किया तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं। लिक्विड को फर्दर आप कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, जिसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, वो लिक्विफेक्शन या मेल्टिंग प्रोसेस होगा। और लिक्विड इनटू वेपर, वो वेपोराइजेशन भी हो सकता है, इवेपोरेशन भी हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। वाइसे वर्सा प्रोसेस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सब्लिमेशन, हालांकि इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये प्रोसेसेस हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फटाफट हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। तो ये लॉ क्या बोलता है, आप फैमिलियर हो इससे। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सल्फ़र और आयरन दोनों की रिएक्शन हो रही है, आयरन सल्फाइड का कंपाउंड हमको मिला है, और इनके जो एटॉमिक मासेस हैं तो सल्फ़र और आयरन के 32 ग्राम और 56 ग्राम, दोनों की टोटल की तो 88 ग्राम हमको ये प्रोडक्ट मिला। मतलब मास ना तो क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ जोसेफ एल प्राउस ने दिया था। तो ये क्या बोलते हैं कि
अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि हालांकि ये जो एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है ना। तो एक सिंपल सा कंपाउंड लो, कॉपर कार्बोनेट, तो उसमें कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं। अब या तो नेचुरल सैंपल आपको मिले या फिर आप उसको लेबोरेटरी में बनाओ, दोनों की ही जब एनालिसिस की जाती है तो ये पाया गया है कि कॉपर उसके अंदर 51.35% होता है, ऑक्सीजन 38.91% होता है और कार्बन 9.74% होता है। मतलब ये जो प्रोपोर्शन है ये अपने आप में फिक्स्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो नेचुरल सैंपल है या लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया सैंपल है। ऐसे कैसे, आप वाटर ले लो, बायोमास जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होगी, आपको पता है। पानी, चाहे बारिश का पानी हो, कुएं का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, आप उसको प्योरीफाई कर लो, उसके अंदर आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करोगे तो बायोमास उनका रेशियो 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 रेशियो हमेशा मिलेगा। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई कंपाउंड या दो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। सिंपल वे में हम जैसे वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ले लें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होंगे। तो पहले हम ये देखें कि लॉ क्या बोलता है। तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था और क्या बताया था इसमें कि इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the fixed ratio of a small whole number। ठीक है, अब यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इस एग्ज़ाम्पल को आप समझिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है और NO2 ये भी बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों के अंदर अगर हम जब इनका फॉर्मेशन करना है तो नाइट्रोजन को फिक्स रेशियो में रख लिया। ठीक है, मान लो कि 14 ग्राम हमने नाइट्रोजन लिया। अब ऑक्सीजन का बारी बारी से कॉम्बिनेशन करके NO एंड NO2 बनाना है। NO बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप लोगों को पता लग रहा है कि इसके अंदर 16 जो लिखा हुआ है यहाँ, उससे पता पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हमको NO2 बनाना है तो नाइट्रोजन तो 14 ग्राम ही लिया हुआ है और ऑक्सीजन हमको 32 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये देखें कि दोनों ही केस में नाइट्रोजन को फिक्स रखा गया है, तो जो दूसरा एलिमेंट यानी ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, उनके जो मासेस लिए गए हैं उनमें रेशियो किस तरह का आ रहा है, यानी 16 ग्राम और 32 ग्राम लिया तो ये एक सिंपल रेशियो में होगा, यानी 1:2 की फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ अगर हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन को फिक्स्ड क्वांटिटी में रखें, सपोज 16 ग्राम लिया, तो अब नाइट्रोजन जो कंबाइन होगा वो किस तरह से होगा। पहले वाले केस में 16 ग्राम अगर हमने ऑक्सीजन लिया है तो जो नाइट्रोजन कंबाइन करना पड़ेगा NO बनाने के लिए वो होगा 14 ग्राम। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले केस में भी हमने ऑक्सीजन 16 ग्राम ही लिया है तो नाइट्रोजन हमको यहाँ 14 ग्राम नहीं लेना पड़ेगा बल्कि हमको 7 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर इस रेशियो को हम देखें जिसमें 14 ग्राम और 7 ग्राम को लिया है तो नाइट्रोजन के लिए वो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।